हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज हम आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी फैंटास्टिक वीडियो लेकर आए। हमारा कंटेंट आपके लिए नित नई इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन वीडियो और इसके फनी वीडियो जिस पे रिएक्शन करते हैं हम। और आज भी हम जो है ना एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो जिस पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। और आप हमें सपोर्ट करें, आप हमें इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे। जिस स्कूटर ने पूरे भारत को पहली बार सेल्फ स्टार्ट करना सिखाया, वो खुद की कंपनी को स्टार्ट क्यों नहीं रख पाया। 90s के दशक में जब सड़कों पे बजाज चेतक को टेढ़ा करके पूरा जोर लगा के किक मारनी पड़ती थी, तब इंडिया में एक जादूगर आया जिसने गियर के झंझट से आजादी दिलाई, हवाई जहाज के कॉकपिट जैसा चमकता हुआ मीटर दिया और आगे इतनी जगह थी कि गैस सिलेंडर रखने के बाद भी पैर आराम से रखे जा सकते थे। ये सिर्फ एक स्कूटर नहीं था, ये हर उस इंसान का सपना बन गया था जो अपनी फैमिली को इस पे बिठाकर शान से चलना चाहता था। उस गोल्डन एरा में ऐसा लग रहा था कि मानो इस किंग को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि लाखों करोड़ों रुपए छापने वाली और इंडिया के स्कूटर मार्केट पे राज करने वाली वो कंपनी अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और 2008 में हालात इतने खराब कैसे हो गए कि बैंकरप्सी से बचने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा की मदद लेनी पड़ी। लेकिन अफसोस वो भी कुछ नहीं कर पाई। ये सिर्फ एक आम बिजनेस फेलियर नहीं था, ये कॉर्पोरेट की दुनिया की वो ब्रूटल सच्चाई थी जहां एक विदेशी कंपनी ने भारत के मार्केट में ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि किंग रातों रात घुटनों पर आ गया। वैसे आज कंपनी तो बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी काइनेटिक की ईवी मार्केट में कैसे बिक रही है ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपने आखिरी बार काइनेटिक होंडा कब देखी या चलाई थी। दोस्तों, जैसे 90s के दशक में काइनेटिक होंडा ने लोगों को गियर बदलने और किक मारने के झंझट से आजादी दिलाई थी, आज बिल्कुल वैसे ही एक प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की दुनिया में लोगों को भारी ब्रोकरेज के झंझट से आजादी दिला रहा है। अब हो सकता है आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं शून्य ऐप की। एक बात बताइए, किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? स्पीड, राइट। शून्य भी इसी पे फोकस करता है ताकि आपके ट्रेड सेकंड्स में एग्जीक्यूट हो सके, वो भी बिना किसी लैग के। देखिए, मैंने खुद इससे डाउनलोड करके एक्सपीरियंस किया है और इसका नया इंटरफेस काफी जबरदस्त है। कोई भी नया इंसान इसे आसानी से यूज कर सकता है। मार्केट को डीपली एनालाइज करने के लिए इसके एडवांस चार्टिंग टूल्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसमें आपको ट्रेडिंग व्यू पावर्ड चार्ट्स देखने को मिलते हैं जिसमें आप अपने पसंद के हिसाब से मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा सकते हो, उनको कस्टमाइज भी कर सकते हो। और असली गेम चेंजर है इनकी ऑनेस्ट प्राइसिंग। देखिए, जब आप ट्रेड करते हैं तो हाई ब्रोकरेज आपके प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा तो ऐसे ही खा जाता है, लेकिन शून्य पे चाहे आप इंट्राडे करें या फ्यूचर एंड ऑप्शंस, आपको देना होगा सिर्फ ₹5 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। हाँ, सिर्फ ₹5। और जो लोग मेरी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पसंद करते हैं उनके लिए तो शून्य ही बेस्ट चॉइस होगा, क्योंकि इसमें इक्विटी डिलीवरी और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने पर जीरो चार्जेस पे करने होंगे। यानी कि दोस्तों, इस कॉस्ट नथिंग टू ग्रो योर वेल्थ। और मान लीजिए आपको किसी शेयर में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, लेकिन आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए है, तो शून्य के एमटीएफ फीचर की मदद से आप 1 लाख रुपए का और लिवरेज लेकर 2 लाख रुपए तक के शेयर को खरीद कर होल्ड कर सकते हैं। और जब उनकी प्राइस बढ़ जाए तो उनको बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो आज ही अपना ब्रोकर बदलिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में शून्य का लिंक दे दिया है, चाहिए अभी उसे जाकर डाउनलोड कीजिए और फ्री में अपना अकाउंट ओपन करके अपनी वेल्थ को ग्रो कीजिए। गो चेक आउट नाउ। इमेजिन कीजिए आपने अपना सब कुछ दांव पे लगाकर दिन रात एक कर एक बिजनेस खड़ा किया जो आज बुलंदियों पर है, लेकिन फिर अचानक एक दिन आपको उसी कंपनी से बाहर निकाल दिया जाए तो आप क्या करेंगे? टूट जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे या सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे? देखिए, ज्यादातर लोग यही करते हैं, लेकिन असली मास्टरमाइंड अपनी किस्मत पर रोते नहीं है। वो ऐसा पलटवार करते हैं कि उनके दुश्मन की आने वाली पीढ़ियों तक की नींद उड़ा दे। ऐसा ही कुछ हुआ इस कहानी में, जिसकी शुरुआत होती है आजादी से ठीक पहले। 1945 में भारत के एक यंग बिजनेसमैन कमल नयन बजाज ने एक कंपनी शुरू की, बजराज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। उसके बाद में एनके फिरोदिया ने उनको ज्वाइन किया। दोनों का विजन एकदम क्रिस्टल क्लियर था, उन्हें बैलगाड़ी वाले भारत के लोगों को मॉडर्न टू व्हीलर पर बिठाना था। सो इसी विजन के साथ वो इटली गए ताकि वहां की दिग्गज कंपनी पियाजियो के फेमस स्कूटर वेस्पा को इंडिया में ला सके। एनके फिरोदिया का दिमाग और कमल नयन बजाज के पैसे ने मिलकर ऐसी क्रांति ला दी कि लोग उनका स्कूटर खरीदने के लिए 10-10 साल वेटिंग लाइन में लगे रहते हैं। वैसे दोस्तों, यही बजराज ट्रेडिंग आगे चल के बनी बजाज ऑटो। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। तभी 1965 में कंपनी में एंट्री होती है कमल नयन बजाज के बेटे राहुल बजाज की। नया खून, विदेशी पढ़ाई और एग्रेसिव अप्रोच की वजह से राहुल बजाज और एनके फिरोदिया में क्लैश होने लगा। ये कोई विलन वाली कहानी नहीं थी, बस दो अलग अलग पीढ़ियों की टक्कर थी। लेकिन पावर के लिए स्ट्रगल इतना भयंकर हुआ कि बोर्डरूम की लड़ाई सड़कों पे आ गई। आखिरकार पैसे और शेयर्स की ताकत के दम पर एनके फिरोदिया और उनके छोटे भाई एचके फिरोदिया को बजाज ऑटो से बेदखल कर दिया गया। अब उनके पास बच गई थी बजाज टेम्पो, जो कि आज फोर्स मोटर्स के नाम से जानी जाती है। एनके फिरोदिया ने इसी कंपनी को संभाला और टू व्हीलर मार्केट में बजाज को टक्कर देने के लिए एचके फिरोदिया ने एक नई कंपनी बनाई, काइनेटिक इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग लिमिटेड। एचके फिरोदिया जानते थे कि बजाज ऑटो एक जाइंट है जिसके पास पैसा, डीलर्स की फौज और चेतक जैसा ब्रांड है। अगर वो सीधा टक्कर देंगे तो नुकसान उनका ही होगा। तो उन्होंने मार्केट में ऐसा गैप ढूंढना शुरू किया जिसको सब इग्नोर कर रहे थे। अब जरा सोचिए, जिन लोगों के पास बजाज स्कूटर खरीदने के पैसे नहीं थे और 10 साल तक लाइन में खड़े रहने का इंतजार नहीं करना था, वो क्या करते? सिर्फ साइकिल चलाते। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो गए अपने पुराने दोस्त पियाजियो के पास। वहां उन्होंने स्कूटर नहीं मांगा बल्कि हाथ रखा पियाजियो की एक छोटी सी मोपेड पे, पियाजियो श्याओ। और फिर 1972 में पुणे से 120 किलोमीटर दूर अहमदनगर की बंजर जमीन पर उन्होंने अपना पहला प्लांट लगाया और लॉन्च की भारत की पहली असली मोपेड, जिसका नाम रखा काइनेटिक लूना। एकदम लाइट वेट 50 सीसी के इंजन से चलने वाली, लेकिन माइलेज 80 किलोमीटर पर लीटर का देती थी। ये एक ऐसी मशीन थी जिसका कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं। लेकिन एक नई कंपनी लोगों को अपना प्रोडक्ट कैसे बेच पाती? तो एचके फिरोदिया ने टीवी और रेडियो पे ऐसा ऐड चलाया जो सबकी जुबान पे बैठ गया, चल मेरी लूना। जीवन इनका रहा न सूना, शान से बोले चल मेरी लूना। बजाज जहां शहरों का राजा बन बैठा था, एचके फिरोदिया ने चुपचाप रूरल इंडिया पे कब्जा करना शुरू किया और अहमदनगर का वो प्लांट दिन रात 24 घंटे फुल कैपेसिटी पे चलने लगा। फिर भी लूना की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी। सो दोस्तों, बिना बजाज के मार्केट में घुसे, बिना सीधा उसे टक्कर दिए, काइनेटिक ने अपनी नई मोनोपोली खड़ी कर दी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। देखिए, लूना से उन्होंने गांव तो जीत लिया था, लेकिन शहरों की पक्की सड़कों पर अभी भी बजाज चेतक का ही राज था। सो उसे टक्कर देने के लिए उन्हें जरूरत थी एक ऐसे जापानी ब्रह्मास्त्र की जो इंडिया आने के लिए तड़प रहा था। मान लीजिए आप एक ताकतवर पहलवान हैं और अब आपको नए अखाड़े में लड़ने जाना है, लेकिन आपको वहां के नियम पता नहीं है। तो आप क्या करेंगे? सीधा उस नए अखाड़े में कूद पड़ेंगे या फिर उस अखाड़े के किसी लोकल पहलवान को अपना दोस्त बनाकर सबसे पहले चप्पा चप्पा समझ जाएंगे और वक्त आने पर उसी को हराकर वहां के बाहुबली बन जाएंगे। दोस्तों, इसे कहते हैं द ट्रोजन हॉर्स स्ट्रेटजी और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1980s के शुरुआती टाइम में भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोले थे, लेकिन पूरे नहीं। यानी कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना माल बेच तो सकती थी, लेकिन उसे किसी भी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी होती। होंडा पहले से ही इंडिया में एंट्री करना चाह रहा था, सो उसने इंडियन मार्केट को स्कैन किया और देखा दो ऐसी कंपनियां हैं जिनके साथ काम शुरू किया जा सकता है। पहली हीरो, जो साइकिल बनाने में एक्सपर्ट थी, और दूसरी काइनेटिक, जिसने बहुत ही कम टाइम में मार्केट का अच्छा खासा हिस्सा कैप्चर कर लिया था। सो बाइक बनाने के लिए होंडा ने हीरो के साथ हाथ मिलाया और स्कूटर के लिए काइनेटिक से। फिर 1984 में जन्म हुआ काइनेटिक होंडा मोटर्स लिमिटेड का, जिसमें 50-50% की हिस्सेदारी थी। अब काइनेटिक के पास दो कंपनियां हो गई थी। पहली काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसका अहमदनगर वाला प्लांट था, उसमें लूना अपनी फुल कैपेसिटी में बन रही थी। दूसरी काइनेटिक होंडा मोटर्स लिमिटेड, जिसके लिए मध्य प्रदेश के पीथमपुर में एक नया और जबरदस्त प्लांट लगाया गया। दोस्तों, इस नए प्लांट में जापानी रोबोट्स लगे थे। होंडा क्वालिटी के मामले में इतना स्ट्रिक्ट था कि इनिशियली हर गाड़ी को चेक करने के लिए जापानी इंजीनियर को अपॉइंट किया गया था। साल 1985, जब सड़कों पे लोग बजाज चेतक को टेढ़ा करके, चोक खींचकर, पसीने में लथपथ होकर किक मार रहे थे, तब मार्केट में आई काइनेटिक होंडा DX, इंडिया का पहला गियरलेस स्कूटर। बस एक बटन दबाओ और गाड़ी हवा से बात करने लगती। इसका भौकाल इतना था कि लॉन्च के टाइम पे उस दौर के लेजेंडरी सुपरस्टार दिलीप कुमार को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया। इसमें 98 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन लगा था। दोस्तों, काइनेटिक होंडा ने इंडियंस का दिमाग हिलाकर रख दिया। क्यों? क्योंकि इसमें चोक का कोई लीवर ही नहीं था। इसका इंजन खुद समझ जाता था कि बाहर ठंडी का मौसम है और गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए एक्स्ट्रा पेट्रोल लगेगा। इसका डैशबोर्ड किसी फाइटर जेट के कॉकपिट जैसा था, जो रात में ऑरेंज कलर का ग्लो करता, और इसमें 12 वोल्ट की विशाल बैटरी लगी थी। देखिए, बजाज चेतक की लाइट रेस कम करते ही डिम हो जाती थी, लेकिन काइनेटिक होंडा की हेडलाइट किसी कार की तरह लगातार जलती रहती। काइनेटिक होंडा ने औरतों को यह यकीन दिलाया कि वो भी स्कूटर चला सकती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें गियर बदलने या किक मारने का कोई झंझट था ही नहीं। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये उस जमाने का स्कूटर था तो शायद कमजोर होगा, तो आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि काइनेटिक होंडा इंडिया का इकलौता ऐसा गियरलेस स्कूटर था जिसने दुनिया की सबसे खतरनाक मोटर स्पोर्ट्स रैली रेड द हिमालय को चीर कर रख दिया। ये पहाड़ों की चढ़ाई पे बिना गियर बदले एक सांस में चढ़ जाता था। हर तरफ काइनेटिक होंडा की चर्चा थी। पैसा पानी की तरह बह रहा था, क्योंकि ये स्कूटर मिडिल क्लास के लिए सपना और जरूरत बन गया। 1984 से लेकर 1998 तक काइनेटिक होंडा ने पूरे इंडिया पर राज किया। उन्होंने DX, EX, ZX और मार्वल जैसे मॉडल्स लॉन्च किए। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली चीज थी, 14 सालों में काइनेटिक होंडा के डिजाइन में बदलाव हुआ। स्टिकर बदले गए, सस्पेंशन बदले गए, लेकिन इंजन एक ही था, वही पुराना 98 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन। मार्केट की भारी डिमांड पूरी करने में फिरोदिया परिवार इतना बिजी था कि उन्होंने कभी खुद का इंजन बनाने पर ध्यान ही नहीं दिया। वो टेक्नोलॉजी के लिए होंडा के ऊपर डिपेंडेंट थे। उन्हें लगा ये सक्सेसफुल पार्टनरशिप हमेशा चलेगी, लेकिन होंडा इंडिया में हमेशा अपना प्रॉफिट बांटने नहीं आया था। इन 14 सालों में होंडा ने सब कुछ समझ लिया, डीलर्स नेटवर्क कैसे बनाना है, पार्ट्स कहां से बनवाने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडियन कस्टमर्स को एग्जैक्टली चाहिए क्या। फिर आया 90 के दशक का आखिरी दौर,
और भारत सरकार ने एक ऐसा बम फोड़ा जिसने काइनेटिक की दुनिया हिलाकर रख दी। सरकार ने स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म लागू कर दिए, बहुत ज्यादा धुआं छोड़ने वाले 2 स्ट्रोक इंजन का समय खत्म होने लगा। अब 4 स्ट्रोक इंजन चाहिए थे जो माइलेज भी अच्छा दे और साथ ही साथ में पॉल्यूशन भी कम फैलाए। संयोग से उसी समय भारत सरकार ने नियमों में भी बदलाव कर दिए थे। अब कोई विदेशी कंपनी डायरेक्टली इंडिया में अपना माल बेच सकती थी। होंडा इसी मौके के इंतजार में थी। अब वो काइनेटिक के साथ नहीं, पूरी तरीके से अपने लिए काम करना चाहती थी। तो जब काइनेटिक को 4 स्ट्रोक इंजन की टेक्नोलॉजी चाहिए थी तो होंडा ने अपने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन फिर भी काइनेटिक ने हार नहीं मानी और यहीं से शुरू हुआ सर्वाइवल का वो ब्रूटल खेल जिसने इंडिया के 2 व्हीलर मार्केट का नक्शा बदल कर रख दिया। 1998 में होंडा ने अपने सारे शेयर्स फिरोदिया परिवार को बेच दिए और उनसे एक एनओसी ले लिया ताकि वो इंडिया में अपनी खुद की 100% आजाद कंपनी खोल सके। उस वक्त फिरोदिया परिवार को लगा होगा कि उन्होंने शेयर्स खरीद कर पूरा प्लांट अपने नाम पे कर लिया है, ये तो एक तरीके से उनकी जीत थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आने वाला वक्त उनके लिए क्या लेकर आएगा। एनओसी मिलते ही साल 1999 में होंडा ने अपनी खुद की 100% आजाद कंपनी खड़ी की, HMSI यानी कि होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया। इंडियंस को काइनेटिक होंडा में जो परेशानियां आ रही थी उन सभी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हुए साल 2001 में होंडा ने लॉन्च की होंडा एक्टिवा, जिसे आज तक कोई भी बीट नहीं कर पाया। अब जरा ध्यान से समझिए, काइनेटिक होंडा 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती थी। नई एक्टिवा 4 स्ट्रोक इंजन के साथ आई और सीधा 45 से 50 का माइलेज देने लगी। और काइनेटिक होंडा की जो बॉडी थी वो फाइबर की होती थी जिसके टूटने का डर था, लेकिन एक्टिवा में पूरी मेटल बॉडी थी। अब इतने सारे एडवांटेजेस थे, इसलिए जिन कस्टमर्स को बिना गियर वाला स्कूटर चाहिए था वो होंडा के शोरूम में टूट पड़े। काइनेटिक की सेल्स का ग्राफ लगातार नीचे गिरता गया, लेकिन काइनेटिक हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने फाइटिंग स्पिरिट दिखाई, रातों रात दुनिया भर की टॉप कंपनियों से पार्टनरशिप की और इंडिया में ऐसी गाड़ियां उतारी जो अपने समय से 15-20 साल आगे की थी। सबसे पहले ताइवान की SYM कंपनी के साथ टाइप किया और उसके 4 स्ट्रोक इंजन के साथ 2002 में लॉन्च की काइनेटिक नोवा, लेकिन ये अपना जादू नहीं चला पाई। उसके बाद में साउथ कोरिया की ह्योसंग के साथ हाथ मिलाया, यंगस्टर्स को रिझाने के लिए भारी भरकम बाइक्स लॉन्च की, काइनेटिक एक्विला, कोमेट 250। ये इंडिया की असली स्पोर्ट्स बाइक थी जिनका डिजाइन देखकर यंगस्टर्स पागल हो गए, लेकिन प्राइस काफी महंगी थी इसलिए ये भी फ्लॉप हो गई। और फिर 2006 में इटली की इटालजेट के साथ मिलकर इंडिया का पहला मैक्सी स्कूटर लॉन्च किया, काइनेटिक ब्लेज। ये 165 सीसी का मॉन्स्टर स्कूटर था जिसके दीवाने आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब काइनेटिक ने एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट लॉन्च किए, लेकिन वो सारे वो कमाल नहीं दिखा पाए जो लूना और काइनेटिक होंडा ने अपने टाइम में दिखाया था। वैसे कंपनी ने कपिल देव और विपाशा बसु जैसे बड़े बड़े स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, लेकिन अफसोस कोई भी उस डूबते हुए जहाज को रिवाइव नहीं कर पाया। अब देखिए, काइनेटिक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास खुद की टेक्नोलॉजी नहीं थी। सो जब बाहर की गाड़ियों को इंडिया में लाया जाता था, यहाँ पे बनाया जाता था, तो वो महंगी हो जाती थी और आम आदमी के बजट से बाहर हो जाती। तो काइनेटिक ने इनोवेशन में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने जी जान लगाकर कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। सर्विसिंग खराब हो चुकी थी, एक्टिवा की सस्ती एंड रिलायबल टेक्नोलॉजी के सामने ये सारी की सारी गाड़ियां टिक नहीं पाई। और फिर आया वो साल जिसने काइनेटिक के सफर पर आखिरी ब्रेक लगा दिया, साल 2008। कर्ज इतना बढ़ चुका था कि कंपनी का दम घुटने लगा, बैंक दरवाजे पे खड़े थे और आखिरकार उनको अपनी स्कूटर कंपनी और पीथमपुर प्लांट को बेचना पड़ा। खरीदार कौन था? महिंद्रा एंड महिंद्रा। हाँ दोस्तों, महिंद्रा ने पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली और बाद में उसी प्लांट में महिंद्रा गुस्टो, रोडियो, डूरो जैसे स्कूटर्स बनाए, लेकिन ये सारे के सारे स्कूटर भी एक्टिवा को टक्कर नहीं दे पाए। सो दोस्तों, जिस काइनेटिक होंडा ने इंडियंस को गियर के झंझट से आजादी दिलाई थी, आज वो क्लासिक स्कूटर सड़कों से ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। अब दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा है कहानी यहीं खत्म हो गई, तो आप उस दिमाग को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जिसने कभी बजाज को कड़ी टक्कर दी थी। क्योंकि 2008 में फिरोदिया परिवार ने सिर्फ वो स्कूटर बिजनेस बेचा था जो होंडा के साथ टाइप करके बनाया गया था। अहमदनगर में शुरू हुआ उनका जो काइनेटिक लूना वाला बिजनेस था, वो तब भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। इसी बिजनेस के दम पे आज काइनेटिक ने ईवी मार्केट में ऐसा तूफान ला दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जब दुनिया को लगा कि काइनेटिक खत्म हो चुकी है, तब अहमदनगर के उस प्लांट में एक जबरदस्त B2B पिवट हुआ। उन्होंने खुद के 2 व्हीलर्स बनाना तो छोड़ दिया, लेकिन चुपचाप दूसरी कंपनियों के लिए ऑटो पार्ट्स बना रहे थे। आज टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, रेनॉल्ट और यहाँ तक कि जिस महिंद्रा ने उन्हें खरीदा था, काइनेटिक इंजीनियरिंग आज इन सभी के लिए इंजन के गियर, शाफ्ट और ट्रांसमिशन बनाती है। लेकिन दोस्तों, एक असली चैंपियन कभी भी साइड में खड़ा होकर ताली नहीं बजा सकता। वक्त का पहिया घूमा, आज 2026 आ चुका है। भारत का मार्केट एक बार फिर से भयंकर बदलाव से गुजर रहा है। ईवी रेवोल्यूशन, पेट्रोल 110 रुपए के पार जा चुका है। इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराने के लिए बेताब है। फिरोदिया परिवार की तीसरी पीढ़ी सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी ने काइनेटिक ग्रीन नाम से मार्केट में एक बार फिर से वापसी की है और अपनी लेजेंडरी मशीन को जिंदा कर दिया, लूना, जो कि अब ई लूना के अवतार में आ चुकी है। इसके अलावा काइनेटिक होंडा के लुक वाली ईवी भी मार्केट में लॉन्च की है। तो दोस्तों, इस 80 साल की कहानी का सबसे बड़ा लेसन यही है कि सहारे की कीमत बहुत महंगी होती है। अगर इंजन आपका नहीं है तो उड़ान भी आपकी नहीं होगी। अब दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना ई लूना और काइनेटिक के ईवी वर्जन के बारे में आपका क्या कहना है। वैसे
सुनने का लिंक मैंने आप लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप फोर्ड की कहानी जानना चाहते हैं, फोर्ड क्यों इंडियन मार्केट को छोड़ के चला गया, फोर्ड एंडेवर जैसी गाड़ी बनाने के बाद भी इंडियन मार्केट से एग्जिट क्यों लेना पड़ा, तो आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के लिए मैंने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो सजेस्ट किया है, आप ये वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। जी मेरे भाइयों, कम समय के अंदर हमने बहुत ज़्यादा जो है ना एक इन्फॉर्मेशन वीडियो देखी और इसमें पूरी की पूरी जो स्टोरी थी, पूरी की पूरी जो होंडा की हिस्ट्री थी और दूसरी बाइक जो थी उसके मध्य मुकाबले आई थी, उसकी पूरी की पूरी हमने हिस्ट्री इसमें जानी। और देखें ना कि सबसे पहले बात ये होती है कि अगर आप किसी इस पूरी वीडियो के अंदर जो हमने एक जो बात जानी है वो ये थी कि अगर आप अपने दम पर अगर कुछ नहीं करना जानते ना तो समझ लो कि आप फ्लॉप है। इसी तरह जो है ना वो जो कंपनी इसके बारे में बताया जा रहा था कि जो दूसरों के दम पर जो वो होंडा से वो ख़रीद के जो इंजन वो ख़रीद के जो ना बाइक बनाती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब उसने इंजन देने से इनकार कर दिया या वो बंद हो गए तो अपना खुद का वो इंजन नहीं बना सकी, तो ये फिर क्या हुआ कि वो कंपनी फ्लॉप होगी। फिर भी उसने क्या किया कि उसने सही समय या सही जो सिमत वो सफ़र नहीं किया, बल्कि फिर जो है ना वो दूसरों के कंधे पर बंदूक चलाने की कोशिश करता रहा। इटली में जो है ना वो उसने कंपनी के साथ रब्ता किया और विदेशों के साथ उसने रब्ता किया, लेकिन अगर वो थोड़ी सी कोशिश कर लेता कि अपने खुद का जो इंजन है वो तैयार कर लेता तो शायद ये जो हिस्ट्री थी वो कुछ और होती। तो बहरहाल जो है ना ये सारा का सारा जो सिस्टम होता है ना ये चलता है गया इंसान की किस्मत के ऊपर। तो इस वक्त जो किस्मत जब तक उनको साथ देती रही तो चलता रहा निज़ाम। जब उनको उस किस्मत ने साथ नहीं दिया तो सारा का सारा निज़ाम जो है ना वोल्ट पोल्ट होकर रह गया। तो यही कंपनी चाहती है कि जो विदेशी कंपनी होती है ना वो यही चाहती हैं कि हम जो है ना पूरा का पूरा अपना सिस्टम लॉन्च हम खुद करें, इसमें कोई साझेदारी ना हो, ठीक है ना, या किसी में कोई शेयरिंग ना हो किसी की, वो सारा का सारा सिस्टम जो है ना अपना का अपना हो। तो ये चीज़ है कि अब इस वक्त जो है ना भारत के अंदर एक नहीं कई 100 कंपनियां इस वक्त वहाँ पे मौजूद है, जो वहाँ पे मैन्युफैक्चर भी हो रहे बाइक और आए दिन कोई नई से नई जो मॉडल आ रहे, कमाल के आ रहे। हर कंपनी जो है अपने मुकाबले में अब जो है ना ये जो जिस तरह का जो चल रहा है ये दौर, अब जो वो पेट्रोल के डीजल के या इंजन वाले दौर चले गए, अब एक बार फिर जो है ना वो दौर पलटा है और वो एवी और जो मोटर बाइक जो चल रही है ना वो इलेक्ट्रिक वो आ गई हैं, ठीक है ना। आप चार्ज करके उसको जो है यूज़ कर सकते हैं, इसमें पेट्रोल की कमी का मसला भी हल हो गया और इसके अलावा जो ना आपके पैसे भी बच गए, इसके अलावा जो पोल्यूशन है वो भी ठीक होगी। बाकी पर हाल करना काफ़ी हद तक जो ना वीडियो बड़ी अच्छी थी, हमने इसको फुल इंजॉय किया, देखा और पूरी इन्फॉर्मेशन जाली, बहुत ज़्यादा जो है हमें अच्छा लगा ये वीडियो देख के। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी मतलब कि स्टोरी बताई है अज़म और मतलब कि ना हिम्मत की दास्तान थी, जिसमें ये बताया गया कि जो दो पार्टनर थे ना, तो जो पहला पार्टनर था ना बजाज, उसके बेटे ने बाद में झगड़ा किया जी हमारी कंपनी आप अपने शेयर्स लेकर अलग हो जाओ, उसके शेयर्स वापस कर दिए दूसरे बंदे के। लेकिन वो फिर भी उसने हार नहीं मानी, उसने फिर अपना प्लांट बनाया और बाइक बनानी शुरू कर दी। फिर होंडा वाले आए, उनके साथ शराकतदारी हुई, होंडा वालों ने इंजन इनको दिया, इन्होंने इंजन पे या किसी और पुर्जे पे काम नहीं किया, ये सिर्फ मतलब कि वैसे पार्टनर थे। तो एंड पे आके होंडा ने भी इनका हाथ छोड़ दिया, तो ये फिर बेचारे मतलब कि हेल्पलेस हो गए। लेकिन इन्होंने हिम्मत फिर भी नहीं हारी, इन्होंने फिर अपना प्लान चलाया। फिर बाद में फ्लॉप होगी इनकी बाइक, इन्होंने फिर 5-6 मुल्कों के साथ पार्टनरशिप की, उनको बुलाया, मतलब कि अपनी एंड तक इन्होंने जोर लगाया कि हमारा काम चले, हमारा ब्रांड चले, लेकिन फिर भी नहीं चला। फिर उन्होंने एंड पे भी हिम्मत नहीं हारी, मतलब कि सारा कुछ बिक गया, बैंक वाले ले गए, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। फिर भी एक इनका प्लांट था, उनमें इन्होंने पुर्जे बनाने शुरू कर दिए, इंजन बनाने शुरू कर दिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए इन्होंने मटेरियल बनाना शुरू कर दिया। तो अभी जो ताज़ा तरीन 2026 की खबर, उसके मुताबिक इनको तीसरी नस्ल है ना, उसने अभी ईवी में बनाया उनका वो पहला मॉडल काइनेटिक वाला, पूरे तो दिख रहा है हाँ, बिल्कुल बहुत ईवी में वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई और ये हिम्मत की ऐसी दास्तान है कि जिससे जो लोग मायूस हैं वो सबक हासिल कर सकते हैं कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने एंड पे भी अपना मतलब कि किरदार दिखाया है कि हम हिम्मत नहीं हारे। ठीक है, इसमें हमने ये जाना कि जो होंडा है ना जापान का, ये कंपनी इंडिया में काफ़ी पुरानी है, इसकी काफ़ी हिस्ट्री पुरानी है। ये जापान में जो जापान की कंपनी होंडा, और इसने
पहली बार मेरे ख्याल से इसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया था और ये काइनेटिक होंडा उन्होंने लॉन्च किया था। काफ़ी चला था ये मॉडल, ये बता रहे थे वीडियो में कि काफ़ी टक्कर दी थी दूसरी बार मोटर बाइक कंपनी को इस यानी कि मॉडल ने। काफ़ी मज़ेदार वीडियो थी, हमने देखा, इसको चिल किया। और जो है ना आपसे रिक्वेस्ट ये करते हैं कि हम जो है ना ये आपके लिए नित नई जो है ना वीडियो अच्छी से अच्छी लेकर आते हैं, इस पर रिएक्ट करते हैं। तो आप हमें जो है ना फुल सपोर्ट करें, आप हमारी हेल्प करें। आपके हमारे साथ ये मोहब्बत होगी कि आप चैनल को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात।